जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुतार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार ने महंगाई भत्तों में 20% की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ जुलाई महीने की पेंशन बढ़ी हुई और साथ ही में इस 20% की बढ़ोतरी का एरियर भी खाते में आ सकता है। अब किन पेंशनर्स और कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा, इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही में इस आदेश का असर 8वें वेतन आयोग पर और इसके साथ साथ देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स पर क्या पड़ेगा, ये भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। और इसके साथ हमेशा की तरह मैंने कुछ कमेंट्स भी शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को पूछा है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद जरूर से करिएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं। देखिए, ये वो कमेंट्स है जो हमें 21 और 22 जून के वीडियोस में आए हैं। मैंने उसी कमेंट्स को आज के इस वीडियो में शामिल किया था। और जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ कमेंट्स रह गए थे जिसके बारे में भी हमें बात करनी बेहद ही जरूरी थी। तो एक वीडियो ऐसा है, जैसे कल का जो वीडियो है उसमें जो कमेंट्स आए हैं उसके जवाब आपको आने वाले दिन में मिलेंगे। लेकिन आज के वीडियो में जो कमेंट्स मैंने जो शामिल किए हैं वो 21 और 22 तारीख के जो कुछ वीडियो है उसमें कुछ कमेंट्स कम है। चलिए, सबसे पहला ये कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि मैम मैं नायक आर के सिंह, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है। आगे लिख रहे हैं कि 22 साल सर्विस करके अप्रैल 30 को पेंशन आया। जुलाई 2024 में ओआरओपी 3 में 4 महीनों का एरियर के साथ एमएससीपी हवलदार मिला। लेकिन जब से एमएससीपी लागू है, यानी 2006 से मार्च 2024 तक का जो एरियर मिलना चाहिए था, आपके अनुसार मैंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह इन्होंने लिखा है। अभी फोन वगैरह नहीं लिख रहा, आगे से लिख रहे हैं। लेकिन सर, आप जो लिख रहे हैं कि आप पेंशन आए हैं अप्रैल 30 जुलाई 2024 को, आप जिस दिन से रिटायर होकर आए हैं ना, तभी से आपको ये एरियर मिलेगा एमएससीपी का। एमएससीपी 2006 में लागू है, 2006 से लागू है, सही बात है। लेकिन 2006 में आपकी सर्विस कितने साल थी, कौन से रैंक का पेंशन आ रहा था, ये सारा एक अलग मैटर हो जाता है। आपको जो एरियर दिया गया है, क्योंकि आप जुलाई 2024 में रिटायर होकर आए हैं, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि 4 महीनों का एरियर वगैरह, तो जितना भी आपका रिटायरमेंट के बाद का एरियर बनता होगा एमएससीपी का, उतना बराबर से दिया गया है। यही जवाब आपको जो है रिकॉर्ड या पीसीडी की तरफ से मिलेगा। जब जवाब आ जाता है, आप व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड हवलदार के रैंक से रिटायर हुए थे। 19 साल की सर्विस के बाद 1989 में रिटायर आए थे। 2019 में उनकी डेथ हुई। मुझे एमएससीपी के बारे में बताइए। अ, जैसे कि आप लिख रहे हैं, लिख रही हैं मैम कि जो रिटायर हुए थे सर 1989 में, तो उनमें देखिए जो एमएससीपी है, एमएससीपी का फॉर्मूला 2006 में है, उसके बाद लागू हुआ। एमएससीपी या अगर एससीपी की बात करूं तो वो भी 2003 से 5 वालों के लिए है। इससे पहले के जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको एमएससीपी लागू ही नहीं है। तो ये एक बिल्कुल अलग मैटर हो जाता है। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि बैंक के थ्रू पेंशन कब क्रेडिट होगा। आज 24 तारीख है और मुमकिन है कि 26 तारीख से बैंक जो है पेंशन या पेंशन देना शुरू कर देगा। बीच में छुट्टियां भी आ रही है, तो उस वजह से हो सकता है कि पेंशन जो है 1-2 दिन लेट हो जाए, या बैंक जल्दी भी पेंशन जो है वो क्रेडिट कर सकता है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि आपने समझाया अच्छे से, इसके लिए आपका शुक्रिया। मेरे फादर जो है 1976 में रिटायर हुए, पूरे 28 साल जॉब करी। मेरी डॉटर पेंशन है, डॉटर अनमेरिड या विडो डॉटर की पेंशन ये ले रही है, जो कि 18,000 रुपए बेसिक है। बट ये कम है, और एमएससीपी और ओआरओपी का फायदा हमें मिलेगा या नहीं, प्लीज इसके बारे में सो है बताइए। सीपी ग्राम पर कंप्लेन के लिए भी इन्होंने पूछा है कैसे कंप्लेन दर्ज करानी है।
सबसे पहली बात कि मैम जैसे कि आपने इससे पहले कमेंट किया था, उसमें आपने लिखा था कि आपके पिताजी सूबेदार रैंक से रिटायर थे, तो हम ये मान देखिए 28 साल सर्विस और सूबेदार रैंक। उसके हिसाब से अगर बात करूँ तो ओआरओपी 3 में बेसिक है 18,105 रुपए। आप यहाँ 18,000 रुपए लिख रही हैं। अगर 18,000 रुपए ही आ रही है, तो आप इसके लिए कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए, क्योंकि 105 रुपए बेसिक में कम लग कर आ रहे हैं, तो फिर महंगाई भत्ता भी इसको मिलाकर ज़्यादा अमाउंट नहीं बनता, फिर भी आपको ओआरओपी का लाभ मिलना चाहिए था। तो आप कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। ओआरओपी 3 की आपकी बेसिक है 18,105 रुपए, इसको याद रखिए। दूसरी बात कि एमएससीपी तो एमएससीपी जो है वो नायक, हवलदार और नायब सूबेदार रैंक के प्रमोशन के लिए है। सूबेदार रैंक को इसका कोई भी फायदा नहीं होता, यानी नायब सूबेदार रैंक को भी इसके अगले रैंक का फायदा इसमें नहीं हो रहा। तो वो बात आप छोड़ दीजिए, एमएससीपी आपको वैसे भी लागू है ही नहीं। और दूसरी बात कि सीपी ग्राम पर कंप्लेन कैसे करनी है? सीपी ग्राम पर कंप्लेन करने का सबसे आसान तरीका जो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से शेयर होता है, वो टोल फ्री नंबर भी सीपी ग्राम के जो है वो इस चैनल के अलावा आपको कोई भी चैनल नहीं बताएगा। 1800111960 किसी भी ग्राम के नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर आप अपनी कंप्लेंट जो है उसको दर्ज करा सकते हैं। चलिए, हमारी पेंशनर्स लिख रही हैं कि मैम आपका चैनल जो है वो बहुत अच्छा है। आप समझा देती हैं मुझे पूरी, आप जो समझाती हैं पूरी बात मेरी समझ में आती है, इसके लिए शुक्रिया कहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि मैम एमएससीपी का क्या मतलब होता है, प्लीज मुझे बताइएगा। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले आपके सवाल का जवाब दिया, उसमें ये बात आई गई कि एमएससीपी जो है 2003 से पहले वालों के लिए लागू ही नहीं है। एमएससीपी 2006 में या उसके बाद जो पेंशनर्स आए थे या फैमिली पेंशनर्स जो है उनको लागू है। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, इनका नाम जो है इन्होंने लिखा है संजय कुमार है। 2025 जुलाई को ही रिटायरमेंट आए हैं। मेरी रैंक हवलदार है। इनका जो पे फिक्सेशन का मामला है और साथ में इन्होंने इसके लिए जो है लिखा है कि इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए सर, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे सारे मामलों में आपको क्या करना है, आपको सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करानी है। जैसे आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराएंगे, कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। अगर कुछ मैटर है, रिकॉर्ड या पीसीडीए जो है इसको लेकर जल्दी से कार्रवाई कर देगा। थोड़ी देर पहले मैंने सीपी ग्राम के नंबर शेयर किए हैं, उस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि 31/12/2016 को रिटायर हो गया हूँ, फैमिली पेंशन आती है, बेसिक है 16,350 के बराबर आती है, तो ये पेंशन सही है या नहीं, या 8वें वेतन आयोग में पेंशन कितनी बढ़ेगी? सर, सबसे पहली बात कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन तो बढ़ेगी, ये कंफर्म है, पर जब तक आप रैंक वगैरह नहीं लिखेंगे, कितने साल सर्विस है ये नहीं लिखेंगे, तो कंफर्म बेसिक जो है वो हम नहीं बता पाएंगे। तो दोबारा कमेंट करिए और सही कमेंट करिए, विस्तार से कमेंट्स करिए। चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महंगाई भत्ते के उस आदेश जो सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जारी किए हैं, जहां 20% की भारी बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए, ये सारी रिपोर्ट क्या है इसके बारे में समझते चले। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या 8वें वेतन आयोग पर इस रिपोर्ट का या केंद्र सरकार के इस आदेश का कोई असर पड़ेगा या नहीं। देखिए, एक लिख रहे हैं, राज्यों का महा ऐलान, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसले, हिमाचल का एरियर और बंगाल का 20% डीए जंप। जानिए आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा। यानी अगर आप हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, या पश्चिम बंगाल के कर्मचारी पेंशनर्स हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देखिए, मुख्य घोषणाएं एक नजर में देखते चली। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स जो हैं, 2016 से पहले के पेंशनर्स को जुलाई में बकाया एरियर का एक मुश्त भुगतान होगा। यानी 2016 से जो पहले रिटायर होकर आए हैं, उन पेंशनर्स की चांदी ही चांदी होने वाली है। पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की अगर बात करूं, तो डीए यानी महंगाई भत्तों में ऐतिहासिक 20% की बढ़ोतरी की घोषणा जो है बीजेपी सरकार ने कर दी है। जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में है। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के छात्रों की अगर बात करूं, तो मेधावी छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए 50,000 की स्कॉलरशिप तक जो है वो दी जा रही है। अब देवभूमि का तोहफा क्या है? सालों का इंतजार यहाँ पर खत्म हो रहा है 2016 के पहले के जो पेंशनर्स है इनके लिए। 2016 से 2024 तक का सफर देखते चलिए। 1 जनवरी 2016 नया पे कमीशन जिस दिन लागू हुआ था, पेंशन फिक्सेशन में तकनीकी खामियां और विवाद की शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी?
1 जनवरी 2016 से, यानी 7वें वेतन आयोग से। बकाया राशि का जो एरियर है उसके बारे में अगर बात करूं तो कर्मचारी संगठनों का लगातार संघर्ष और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लग रहे थे। इसके बाद देखिए फाइनली ये डिसीजन जो है लिया गया है। ऐतिहासिक समाधान यहाँ हुआ है। सभी पात्र पेंशनर्स का बकाया एरियर सीधे बैंक खातों में एक साथ आएगा, यानी जुलाई महीने में ये एरियर आने की संभावना है। अब मैं अगर यहाँ हम कहें तो जैसे 7वें वेतन आयोग की ये खामी हिमाचल सरकार ने इसको सही किया है। क्या केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था 1 जनवरी 2016, उस टाइम सर्विस में जो कर्मचारी थे जिसका अलाउंसेस का एरियर अभी तक नहीं दिया है, क्या वो भी जारी नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जुलाई में एरियर पाने के लिए 2 जरूरी कदम क्या है। भुगतान के वक्त तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए आज ही ये काम आप पूरे करिए। जैसे केवाईसी वगैरह जरूरी है, ये आप सब जानते हैं। इसके साथ लाइफ सर्टिफिकेट भी आपको जो है अपडेट अपना रखना है, वो भी नवंबर में ही आप सब लोगों को शायद करवाना होगा। तो चलिए इस चीज को स्किप कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का मास्टर स्ट्रोक क्या है? महंगाई पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। कर्मचारी और पेंशनर्स के हित में लिया गया बहुत बड़ा फैसला। आपकी इन हैंड सैलरी पर 20% डीए का सीधा असर क्या पड़ेगा? सामान्य बढ़ोतरी कितनी होती थी? 3 से 4%। बनाम ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी है जो है सीधी सीधी 20% की। आप देख ही पा रहे हैं 3 या 4% की सामान्य बढ़ोतरी में और 20% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी में कितना फर्क है। सीधा जो महंगाई भत्ता है वो 20% यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इसके साथ देखिए स्कॉलरशिप के बाद जो छात्राएं हैं उसको भी जो है स्कॉलरशिप की बात यहाँ पर की गई है, यानी इसका भी ऐलान जो है वो कर दिया गया है। अब दोनों राज्यों के फैसलों में क्या अंतर है इसको भी समझते चलिए। पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। लाभार्थी कितने हैं? कौन है? 2016 से पहले के बुजुर्ग पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। भुगतान का प्रकार क्या है? सालों का एक साथ जो एरियर बन रहा है, एक मुश्त एरियर जो है ये एक साथ इनको मिलेगा। आर्थिक प्रभाव कितना पड़ेगा? पुरानी देनदारियों का अंत और बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना यहाँ पर जो है एक संकल्प है सरकार का। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वर्तमान सरकारी कर्मचारियों और मेधावी छात्रों के लिए फैसले। मासिक वेतन वृद्धि हो रही है। बाजार में तुरंत परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति में भारी उछाल आता देखा जाएगा, क्योंकि जैसे कहा कि सीधे सीधे 20% की एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी जो है जिसकी बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए इसको यहाँ पर देखते चले, अगर आम आदमी की दिवाली कैसे हो रही है, तो जैसे कि पैसा उनके पास आएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत उनको काम आने वाला है। और जहां अगर मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि हमारे जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनके लिए अगर राज्य सरकारें ऐसे डिसीजन ले सकती है तो 8वें वेतन आयोग का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए ये भी देखते चले। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जहां 20% बढ़ोतरी की, जो कि ऐतिहासिक बढ़ोतरी है, पश्चिम बंगाल के कर्मचारी पेंशनर जहां पहले उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली महंगाई भत्ते को लेकर, फिर इसके बाद जैसे ही सरकार बदली तुरंत सरकार ने जो कर्मचारी पेंशनर्स है उनके हित में फैसले लेने शुरू कर दिए। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में भी हमारी अभी जो केंद्र में सरकार है वो कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित को ध्यान में रखते हुए जो सिफारिशें 8वें वेतन आयोग की कमेटी उनके सामने रखेगी उसको एज टू एज यानी जो से भी सिफारिशें होगी उसको मानने का काम जरूर से करेगी। क्योंकि जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना। फिटमेंट फैक्टर सही मिला, अभी जो कर्मचारी या पेंशनर्स के संगठन है जो अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं, इसके सामने हम बात करते थे कि अगर महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ा है तो फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। उसके बदले केंद्र सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाए तो वेतन वृद्धि ज्यादा देकर फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा जो है उसको बढ़ा सकती है, और ऐसा जरूर से होगा, ऐसी हम सबको उम्मीद है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।